पाकल पाकल पनवा खिलवले गोपी चंदवा पिरतिया लगा के ना मोहे भेजले जेलवा पिरतिया लगा के ना। कर्नल रंजीत और पल्प फिक्शन का जो एक किस्सा था। हाँ, कर्नल रंजीत भी एक ट्रेड नेम थे, रीमा भारती भी एक ट्रेड नेम थी। कहना चाह रहे हमारा बचपन एक धोखा था। सुरेंद्र मोहन पाठक, वेद प्रकाश कंबोज, वेद प्रकाश शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, ये पब्लिशर से बड़े राइटर हो गए। पटना का सुपर हीरो, ये क्या है? सबने बोला है कि नाम जो तुमने रखा है नाटक का उतना मजेदार नहीं है। ये नाम जो है भिखारी ठाकुर, ये आपके मुंह से कई बार सुना है। भिखारी ठाकुर तो हमारे मतलब भोजपुरी भाषा के शेक्सपियर कहे जाते हैं। थोड़ा बताएंगे चटनी म्यूजिक क्या है? आई एम अ हंटर, शी वांट टू सी माय गन। तो ये चटनी म्यूजिक का एक फ्लेवर है। आपकी बड़ी मजेदार कविता थी जुपिटर। और अब जब सब कुछ ही वीराना सा है, वीरानी गलियां, वीरान से रास्ते, घर वीरान, मन वीरान, तब सिर्फ जाना बाकी है जुपिटर पर। पहले जब मैं इस कविता को सुनाता था और साबू का जिक्र जैसे ही आता था तो सभी लोग अचानक से आह बोलते थे। अब कोई बोलता नहीं है। तो ये बताओ मुंबई आना कैसे हुआ? एक खराब बॉस आपके साथ जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। एक एक्टर के लिए तो बम्बई मौत की तरह है, एक दिन तो आना ही है। मेरा बेसिक फंडा क्लियर यही है कि भाई साहब मुझे मज़ा आया, ये मज़ा मैं औरों को देना चाहता हूँ। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो कहने को तो कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में उभरते हुए नामों में से एक हैं। 2 किताबें छाप चुके हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट और पटना का सुपर हीरो। इसके अलावा आप थिएटर में हाथ आजमाते रहते हैं और फिलहाल के कुछ दिनों में एक स्टोरी टेलर के तौर पे काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है निहाल। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो निहाल, आपके लेखन की और आपके साहित्य की बात करें उससे पहले आपकी स्टोरी टेलिंग से मैं चाहूँगा कि मैं अपने दर्शकों को रूबरू कराऊं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी हवाले से बातचीत शुरू करते हैं। जी। तो आपने जो किस्से साझा करते हैं एज अ स्टोरी टेलर, उसमें एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए वो बताएं। कर्नल रंजीत और पल्प फिक्शन का जो एक किस्सा था, तो उसके बारे में थोड़ा। मतलब मैं ऐसे भी मतलब जाहिर तौर पे है कि मुझे बड़ा इंटरेस्ट है ये समझने में कि हर दौर में पल्प फिक्शन कैसे कैसे लिखा गया। और पटना में रहा हूँ, पटना में बड़ा हुआ हूँ। घर में चाचा ताया सब लोग जो है किताबें तो लगातार पढ़ते ही रहते थे जी। ये जाहिर बात है कि ये 90s का दौर है, अर्ली 90s का दौर है। तो उस समय ही हम सभी की मुलाकात सुरेंद्र मोहन पाठक से, वेद प्रकाश कंबोज से, वेद प्रकाश शर्मा से, इस दुनिया से होती है। तो वो जो नाम थे वो तो दिमाग में रह गए। मैंने पढ़ा नहीं, बहुत छोटा था उस समय, लेकिन वो नाम रह गए दिमाग में। जब बड़ा हुआ तो मैं एक इंटरव्यू देख रहा था गुलजार साहब का, शायद राज्यसभा टीवी का था या किसका, कौन सा इंटरव्यू था, और वो बात करते हैं कि इब्ने सफ़ी के बारे में। मैंने ये नाम सुना नहीं था, बहुत पुरानी बात है। तो वहाँ से वो बात आई कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि कौन नहीं पढ़ता है इब्ने सफ़ी को, और मैंने नहीं पढ़ा था। तो ऐसा लगा कि अरे ये तो मतलब सीधे से वो बात होगी ना कि एक बड़ा राइटर ने मेरे अंदर के राइटर से सीधे बोल दिया कि अरे तुमने नहीं पढ़ा है क्या। तो मैंने डिस्कवर करना शुरू किया, खोजना शुरू किया, और मेरे ख्याल से आज से 10-12 साल पहले हार्पर कॉलिंस ने, हार्पर हिंदी ने इब्ने सफ़ी को पब्लिश करना शुरू कर दिया था। तो एक पूरी वॉल्यूम है जो इब्ने सफ़ी की पब्लिश की है। तो जब उनको पढ़ा, काफ़ी पढ़ा, जो भी कुछ अवेलेबल लिटरेचर था उनका पढ़ पाया, वो पढ़ा। तो उसी के हवाले से मतलब वहाँ से करते करते फिर पता चला कि एक दुनिया थी जहाँ पे इस तरह के राइटर थे जो बहुत मज़ेदार कहानियाँ लिखते थे। उसमें इब्ने सफ़ी थे, ओम प्रकाश शर्मा, और ये सब तो मेरठ और दिल्ली की अपनी पूरी एक दुनिया है पल्प फिक्शन की, उसको समझने की कोशिश की। फिर वहाँ से आता है कि कर्नल रंजीत और ये सब जो पल्प जो ट्रेड नेम राइटर थे, तो उन लोगों के बारे में किया। तो मतलब जानकारी थी मुझे। और अभी एक किताब आई है बहुत अच्छी जो पेंगुइन स्वदेश ने निकाली है, जिसका नाम है बेगम पुल से दरियागंज, जो यशवंत व्यास जी जो राइटर हैं बड़े अच्छे, उन्होंने लिखी है। तो उसमें इस पूरी दुनिया को, जो हिंदुस्तानी पल्प फिक्शन है, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने हमारे सामने रखा है। तो वो पढ़ते पढ़ते ही ये कर्नल रंजीत और इन सभी की दुनिया और थोड़ा समझने में मदद हुई। तो फिर वहाँ से वो कहानी निकल कर आई। तो एक किस्सेबाजी वो करते कहानी जरा आप जो, या ट्रिविया कहूँ मैं अगर, हाँ, तो इसको जरा अगर आप मेरे दर्शकों के लिए शेयर कर सके। तो वो किस्सा ये है कि ये
जो पल्प फिक्शन की जो दुनिया थी उसमें कुछ राइटर्स 1960, 1970, 1980 का दशक जो था कि कुछ राइटर बहुत बड़े हो गए। सुरेंद्र मोहन पाठक, वेद प्रकाश कंबोज, वेद प्रकाश शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, ये कुछ नाम हैं जो असल में बहुत बड़े नाम हैं और ये बड़े अच्छे राइटर भी थे। ये पब्लिशर से बड़े राइटर हो गए कि ये डिसाइड करते थे कि हम किस पब्लिशिंग हाउस में छपेंगे, हम अपना निकालेंगे। तो पब्लिशर की जो है डिपेंडेंसी इन पर बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। तो पब्लिशर्स ने एक तरीका ये खोजा कि हम किसी भी नए राइटर से कोई भी कहानी लिखवा लेंगे, ओके, और जो है उसको नाम हम दे देंगे। और फिर उन्हें ट्रेड नेम का एक फंडा वहाँ से शुरू होता है। तो वहाँ से वो कर्नल रंजीत भी एक ट्रेड नेम थे, रीमा भारती भी एक ट्रेड नेम थी, फिर और भी इस तरह के बहुत सारे नाम हैं, मतलब मुझे अभी तुरंत से नहीं आता है, लेकिन बहुत सारे से ट्रेड नेम रहे हैं। तो वो असल में वो कहानी है, मतलब बात है जो ट्रिविया ये कहना है चाह कि रहे हैं हमारा बचपन एक धोखा था। हमारा बचपन वो एक धोखा था। और जब मैंने ये रील भी बनाया तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट ये किया, एआई से पहले के एआई थे ये लोग, यानी कि क्योंकि हम सभी पढ़ रहे थे उनको, मतलब हम सभी तो नहीं, लेकिन उस दौर के सभी लोग जो पढ़ रहे थे उनको लग रहा था कि ये तो और सबसे मजेदार बात है कि उन सभी की पर्सनैलिटी थी। अब कर्नल रंजीत है, वो एक तरह की पर्सनैलिटी बनाई गई है कि उसका एक कल्ट है, वो एक तरह का इंसान है, वो असल में पहले कर्नल था और अब वो कहानियां लिख रहा है। ये कहानी उसके बारे में फैलाई गई और फिर उस तरह की कहानियां होंगी। उसी तरीके से एक बड़ी मजेदार कहानी इसमें यह है कि वो यशवंत व्यास अपनी किताब में भी शायद इसका जिक्र करते हैं, वो है मोना डार्लिंग के बारे में। तो अजीत, हाँ जी, जो मोना कहाँ है सोना, हाँ मोना कहाँ है सोना, और मोना डार्लिंग का जो पूरा था, तो एक ट्रेड नेम राइटर, एक पल्प फिक्शन की दुनिया में एक राइटर का नाम था मोना डार्लिंग। अच्छा, तो वो भी कहानियां लिखा करती थी, उस नाम से भी कहानियां आती थी, कहने का मतलब ये है। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि पहले मोना डार्लिंग थी या पहले अजीत ने मोना डार्लिंग बोला, और या फिर अजीत ने मोना डार्लिंग बोल दिया, फिर वो नाम इतना ज्यादा, डायलॉग इतना फेमस हो गया कि उस नाम से एक राइटर हो गए जिसका नाम मोना डार्लिंग था और लोग पढ़ा करते थे। बताइए। तो इंटरनेट से पहले की दुनिया में एक्चुअली बड़ा पेच बहुत था, रोमांच बहुत था। मतलब मैंने तो अपने बचपन में जो थोड़ा बहुत देखा है, तो अब इतिहास के पन्नों के, हाँ, फिल्मों की, क्योंकि अभी आपने बात की, एक फिल्म थी विदेशिया, जी जी जी, इसमें एक गाना है, बड़ा मजेदार गाना है, पनवा खिलाइल बेमनवा, मेरा उच्चारण गलत हो तो माफ हाँ हाँ कीजिएगा। हाँ, वो है विदेशिया फिल्म में, वो भी मैंने एक उस पर एक रील बनाया था। वो ये बात थी कि महेंद्र मिसिर जो हैं, वो भोजपुरी, अगर हम लोग दुनिया की बात करें तो ऐसा कह सकते हैं कि पिछले 100 साल में कोई ऐसा सिंगर नहीं हुआ है भोजपुरी में, पुरवैया में, मतलब उस रीजन में, जो अपने आप को बड़ा सिंगर कहे और महेंद्र मिसिर के लिखे गीतों को नहीं गाया। महेंद्र मिसिर एक लेजेंड है। तो उनके भी वो किस्सा, मतलब मैं कोई गाना सुन रहा था, फिर मुझे गाना बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, फिर मैंने कहीं से करते करते, आप पढ़ते हो करते हो, तो फिर वो वहाँ तक वो कहानी पहुँची कि वो कहानी बहुत मज़ेदार ऐसी थी कि महेंद्र मिसिर जो थे वो कवि तो थे ही और पहलवान आदमी भी थे, वो सब चीज़ें थी, मतलब जोरदार आदमी थे। और ये बात है 1920 के आसपास, 1924 के आसपास, उस दौर का बात है। तो महेंद्र मिसिर जो हैं, उनको दिखता था कि अंग्रेज़ जो हैं देश के लिए ठीक तो नहीं कर रहे हैं, और उनके कुछ दोस्त लोग थे जो क्रांतिकारी भी थे। तो उनको लगा किस तरीके से अंग्रेज़ों को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया जाए और अपने क्रांतिकारी दोस्तों की मदद की जाए। तो उन्होंने जाली नोट छापना शुरू किया। अब अंग्रेज़ों को शक था कि महेंद्र मिसिर कुछ तो कर रहे हैं जो अंग्रेज़ों के खिलाफ है, लेकिन एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं उसका सबूत नहीं है। और बड़ा आदमी नाम है उसका यार, मतलब गाने गाते हैं और नाटक करते हैं, बहुत तरह की चीज़ें करते हैं। तो अब सीधे से, मतलब समाज में एक इज़्ज़तदार आदमी है, तो सीधे से आप उनको उठा नहीं लेंगे। तो लेकिन उनमें एक आदमी थे जटाधारी प्रसाद नाम का, जो अंग्रेज़ों के सिपाही थे। तो वो अपना रूप बदलते हैं, अपना नाम बदलते हैं और गोपीचंद नाम रखते हैं, और किसी तरीके से एंटर करते करते महेंद्र मिसिर की दुनिया में आ जाते हैं और उनके एक तरह से नौकर बन जाते हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ 3-1 साल जो है वो रहते हैं उनके साथ, और महेंद्र मिसिर का अपना एक दोस्ती वाला रिश्ता बन जाता है गोपीचंद से। और लेकिन गोपीचंद तो वहाँ पे आए थे सबूत इकट्ठा करने के लिए कि भाई सबूत इकट्ठा हो तो आदमी को जेल पहुँचाए। तो एक दिन ऐसे ही महेंद्र मिसिर जो अपने 4 भाइयों के साथ जाली नोट छाप रहे थे। तो गोपीचंद जो हैं अपने बाकी अंग्रेज़ों को बता देते हैं कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, और उनको पकड़ लिया जाता है। फिर जब वो जेल चले जाते हैं, लेकिन किसी भी चीज़, कुछ भी होने से पहले महेंद्र मिसिर तो पहले
कवि आदमी थे, कवि हृदय था, तो उनको एक धोखा हुआ था। मतलब उनको लगा था कि यार ये बिट्रेयल जो है इसको कैसे किया जाए। तो महेंद्र मिश्र ने ये जेल में ये एक गीत लिखा कि पाकल पाकल पनवा खिलवले गोपी चंदवा पिरतिया लगा के ना मोहे भेजले जेलवा पिरतिया लगा के ना, कि मतलब इतने प्यार से रखा, इतना सब कुछ किया, और वो धोखा दे के उस आदमी ने जो है मुझे धोखे से जेल भेज दिया। इस बात पर उन्होंने लिखा था। फिर बाद में एक विदेशिया नाम की भोजपुरी फिल्म बनी, इसमें इस गाना को मन्ना डे और महेंद्र कपूर ने गाया जी। तो वो भी एक बड़ा मज़ेदार, जब आप पीछे पलट के देखते तो लगता है भोजपुरी सिनेमा का भी क्या दौर रहा होगा कि महेंद्र कपूर, मन्ना डे और ये सभी लोग भोजपुरी गीत भी फिल्मों में गाते थे। अभी तो खैर ऐसा कुछ भोजपुरी का माहौल ऐसा नहीं है। अच्छा, महेंद्र मिश्र जी, जितना मैं समझा हूँ आपकी वीडियोस देख के कि जी। ये भिखारी ठाकुर के गुरु थे, मतलब असल, हाँ, मतलब गुरु कहना तो नहीं हुआ, लेकिन भिखारी ठाकुर कंटेम्पररी थे ये लोग। हाँ, ये नाम जो है भिखारी ठाकुर, ये आपके मुंह से कई बार सुना है, कुछ बताइए। मतलब एक भिखारी ठाकुर तो हमारे मतलब भोजपुरी भाषा के शेक्सपियर कहे जाते हैं। और मतलब उन्होंने बहुत नाटक लिखे। विदेशिया उनका, मतलब आप समझिए कि नाटकों में एक शैली है। जो उनका एक नाटक था विदेशिया, वो अपने आप में एक शैली है। विदेशिया शैली की नाटक होती है। तो आप समझिए क्या उनका इम्पैक्ट रहा होगा उस दौर में। और वो बड़े नाटककार थे। और इनका एक प्ले था जिसमें बेटी बेचता है एक पिता अपनी, उसका नाम है बेटी बेचवा ही नाम है शायद उस नाटक का। जो या जो भी उसका नाम होगा, मैं नाम शायद गलत भी बोल रहा हूँ, बेटी बेचवा नाम है शायद उस नाटक का। कि तो भिखारी ठाकुर ठाकुर समाज से आते थे। ठाकुर समाज होते हैं जो बार्बर का काम करते हैं। और इसके अलावा आप समझिए कि वो उनकी जो खासियत है, अगर भिखारी ठाकुर के हम लोग साहित्य में जाते हैं तो वो बड़ा मजेदार है कि वो जो अपने समय के जो लोग हैं, उनकी जो भी कुछ, उनको उस समय में जो भी कुछ कुरीतियां दिख रही हैं, जो भी समाज में कुछ गलत दिख रहा है, उसको वो अपने साहित्य में इन्वॉल्व करते हैं। तो उनको दिखा कि भाई, और वो बिल्कुल उस भाषा में बात करते हैं ना, जो भाषा उनकी जो टारगेट ऑडियंस है उसको तुरंत समझ में आए। तो कहानी यही है, किस्सा यही है कि शायद धनबाद में या कहीं पे, जो अब झारखंड है, वहाँ पे वो नाटक अपना कर रहे थे। और यही बेटी बेचवा का शायद मंचन था। और उसमें कहानी है कि अब पहले का ज़माना, उसमें गरीब समाज पैसे के लिए बेटी को बूढ़े आदमी से शादी कर दी जाती थी। ये मतलब अब सब लोगों ने उसको, एक समाज ने उसको स्वीकार्यता दे दी, तो वो बहुत कॉमन होता था। तो ये उनको गलत लगा, तो इस बात पर उन्होंने नाटक लिखा था। और वो गाना है कि उस नाटक में गाना आता है कि मतलब बेटी अपने फादर से बात कर रही है और बोलती है कि मैंने ऐसे क्या गलती की कि मुझे ये सज़ा दी। तो इस तरह से तो वो तो भिखारी ठाकुर बहुत बड़े, मतलब मैं तो उनके बारे में बात करने के काबिल नहीं। अक्सर आप जो भी अपनी रील्स, अपनी स्टोरी टेलिंग में बात करते हैं निहाल, तो भारत के दूर दराज इलाकों का, कस्बों का साहित्य और संगीत, और माइनॉरिटीज़ का संगीत, तो ऐसा ही एक आपने मैंने बोलते आपको कहीं सुना था चटनी म्यूजिक के बारे में। हाँ। तो थोड़ा बताएंगे चटनी म्यूजिक क्या है? मेरा एक फंडा सिंपल है कि मुझे किताबें पढ़ना हमेशा से पसंद है। अब किताबें पढ़ता हूँ तो उसका कुछ क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं किताबें पढ़ता हूँ, बहुत कुछ देखते रहता हूँ, और मतलब मेरा अभी भी बहुत समय इन चीज़ों में जाता है। तो मेरा कोई एजेंडा ऐसा नहीं है कि मैं इसी तरह की बात अपने इंस्टाग्राम पे करूँगा, ऐसा कुछ करूँगा। मुझे लगता है कि ये पढ़ा या फिर ये कुछ मज़ेदार है, तो इसके बारे में कुछ एक बात, मतलब अब है कि मतलब आप किसी भी सुंदर चीज़ से गुजरे तो उसका मज़ा तो दुगना हो जाता है ना जब आप किसी और से साझा करते हैं। बिल्कुल। तो मेरा फंडा यही है कि मुझे ये लगता है, मेरा बेसिक फंडा क्लियर यही है जी कि भाई साहब मुझे मज़ा आया, ये मज़ा मैं औरों को देना चाहता हूँ। तो चटनी म्यूज़िक जो है वो तो गज़ब की मतलब उसकी कहानी है। और वो ऐसा है कि ब्रिटिश साम्राज्य का दुनिया भर में साम्राज्य तो फैला ही हुआ था उनका, लेकिन स्लेवरी जो है वो एक लॉ जब पास हुआ ब्रिटेन में अर्ली 19th सेंचुरी में, तो स्लेवरी वहाँ पे बैन हो गई। स्लेवरी बैन हुई मतलब जो ब्लैक्स हैं अफ्रीका से, वो सभी उनकी खरीद फरोख्त जो है वो बंद हो जाएगी, स्लेव की तरह नहीं रहेंगे। बाद में अमेरिका में भी ये होता है इवेंचुअली, लेकिन ये ब्रिटिश साम्राज्य में जब हुआ। लेकिन क्या है कि स्लेवरी बैन हुई है, लेकिन भाई जो पूरा साम्राज्य फैला हुआ है वहाँ पे तो गरीब चाहिए जो काम कर सकें, ये सब चीज़ें कर सकें। तो इंडिया कॉलोनी थी और यहाँ पे जो गरीब तबका था
तो बिहार और यूपी से बहुत सारे लोग एक अग्रीमेंट के तौर पर त्रिनिदाद, मॉरिशस और इन सभी जो आइलैंड है जो अलग अलग जगह पे जहाँ पे गन्ने की खेती होती थी, ये सब चीज़ें होती थी, वहाँ पे बहुत सारे मजदूर गए, वो अग्रीमेंट करके जाते थे। वो अग्रीमेंट के कारण ही, अग्रीमेंट शब्द से उनका नाम गिरमिटिया मजदूर कहा गया। गिरमिटिया, कॉन्ट्रैक्ट शब्द से कंत्राकी, तो ये जो है ये सब हैं। तो जब ये लोग बिहार और यूपी से जब जाते हैं त्रिनिदाद में और टोबैगो में और ये सब आइलैंड में, कई कई 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे गए थे ये लोग, और सोचा था कि इनको ऐसा बोला गया था, झूठे सपने दिखलाए गए थे कि आप यहाँ पे जाइए, आप यहाँ पे काम कीजिए, 5 साल में आपको इतना पैसा मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, और आप अपने घर वापस आएंगे, अमीर होकर वापस आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता तो है नहीं। आदमी जब उस समय, मतलब ये अर्ली 19th सेंचुरी की बात हो रही है, और 100 साल में करीब 20 लाख लोग इस तरीके से गए, जो कि अब आप देखेंगे कि बहुत सारे जो इस तरह के आइलैंड हैं, वो चाहे सुरिनाम हो, त्रिनिदाद हो, टोबैगो हो, मॉरिशस हो, वहाँ पे बहुत इंडियन डायस्पोरा, इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी है। मतलब बचपन में भी हमें जब क्रिकेट देखते थे, वेस्ट इंडीज का जब प्लेयर्स के नाम सुनते थे, तो मुझे तो हमेशा आश्चर्य होता था, मुझे उसकी कहानी नहीं पता थी कि ये डैरेन गंगा वहाँ क्या कर रहा है, दिनेश रामदीनो आके। हाँ, तो मतलब ये तो है, ये नाम वहाँ पे मतलब कैसे वेस्ट इंडीज में ऐसा, वेस्ट इंडीज अपने आप में बाद में भी पता चला ना कि वेस्ट इंडीज कोई देश तो है नहीं, वो तो कुछ आइलैंड्स का बना के उनको क्रिकेट टीम बनाई गई है। वो इसके अलावा जो नॉन क्रिकेट प्लेइंग देश हैं, उनको तो पता ही नहीं है ना कि वेस्ट इंडीज नाम का कोई टर्म भी एग्जिस्ट करता है। वो तो जो क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज हैं, उनकी जो हम लोग हैं, हमें पता है कि वेस्ट इंडीज नाम का एक ऐसा है। तो वहां पे इतने सारे जो हम नाम आते थे, वो कहाँ से आते थे? उनके रूट्स बिहार और यूपी में थे। तो ये चीज तो है। तो जब वो लोग वहां पे गए, जब वो मजदूरी करते थे, खेतों में काम करते थे, तो यहीं से जो अपनी भाषा तो लेकर जाएंगे ना, तो उसी भाषा में वो गाना गाते थे। फिर वहाँ का जो लोकल इन्फ्लुएंस था, वहाँ का था, वो मिल के जो इवेंचुअली जो म्यूजिक बनता है, उसमें कुछ बहुत बड़े नाम हुए हैं। सुंदर पोपो एक लेजेंड थे, फिर बाबली और बाबला और इस तरह के बहुत सारे नाम हैं। तो वो गाने जो है बहुत यूनिक, एक उसका एक टेक्सचर है। और चटनी म्यूजिक है, उसमें अंग्रेजी के शब्द भी आएंगे, भोजपुरी भी आएगा, कुछ फ्रेंच भी आ जाएगा अचानक से। आगे आगे नाना चले, हाँ, वो तो वो सुंदर पोपो का बहुत फेमस गाना, आगे आगे नाना चले, नानी गोइंग बिहाइंड, नानी गोज बिहाइंड, नाना हैज अ वाइट रम, नानी ड्रिंकिंग वाइन। हाँ जी, हाँ जी। तो ये गाना इस तरह का, मतलब चटनी म्यूजिक में तो बहुत कुछ है, मतलब कि वो ऐसा है। और चटनी म्यूजिक से इंस्पायर होके ही स्नेहा खनवलकर जब गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए गाना बना रही थी, तो उसमें आप देखेंगे ट्रेन में वो जा रहे होते हैं, और वो जो है आई एम अ हंटर, वो चटनी म्यूजिक से इंस्पायर्ड गाना है। उसका बीट्स आप देखें, वो चटनी म्यूजिक का बीट है, आई एम अ हंटर शी वांट टू सी माय गन। तो ये चटनी म्यूजिक का एक फ्लेवर है, उसका बीट है, उसके बीट हैं। तो मेरे ख्याल से उसके रिसर्च के लिए शायद स्नेहा गई भी थी वहाँ पे, उन आर्टिस्टों से बात भी की थी, और उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने गाया था। तो ये इस तरह का है, मतलब बहुत बहुत मजेदार दुनिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये किस्सों की तो खूब बातें हो गई। ये वो है जो आजकल मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, जो कि है कि मैं बहुत टाइम से कुछ लिख नहीं रहा था, तो मुझे लगा कि क्या करूं मैं ऐसा। नहीं, बिल्कुल मजा हम लोग को लगा कि इंस्टाग्राम पे मैं क्रांति ले आता हूँ, बिल्कुल कहानी सुनाकर। आनी चाहिए क्रांति, कहीं से शुरू हो। फिलहाल फरवरी में आपकी किताब को 1 साल हो गया पूरा, लेफ्ट राइट लेफ्ट को आए हुए 1 साल हो गया। बिल्कुल इसी महीने, पिछले साल इसी महीने। आज जब पीछे मुड़ के देखते हैं, कैसा लगता है, क्या महसूस होता है? क्या ही महसूस होगा, कहानी लिखी थी और उस किताब को इस छपे हुए 1 साल हो गए हैं। पहली किताब के हिसाब से ठीक ठाक सराहना मिली। वो दूसरी किताब थी, और पहली किताब पटना का सुपर हीरो थी, जो 2024 में आई थी, 24 के अप्रैल में आई थी। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किताब छपना तो एक बहुत छोटी सी घटना है। मतलब दुनिया में आप जब आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आप पलट के देखते हैं तो यार देखते हैं कितने लोगों की किताब छपी हुई है ना। तो उसमें बड़ा चैलेंज तो यही है कि आप लगातार वो चीज़ कर पाएँ। अगर आप कहानी आप कह रहे हैं तो वो लगातार कुछ अच्छी कहानियाँ कहें और किस्से सुनाएं, वो जो भी है, मतलब आप जो इंटरेस्ट है, तो वो एक्साइटमेंट बना रहे। तो सारी कोशिश वही कि वो एक्साइटमेंट बना रहे, जो छप गया, जो हो गया। तो अच्छा, क्योंकि निहाल भाई पटना के सुपर हीरो की बात हो गई, जी भाई, तो ये क्या है, मुझे कुछ बताइए। इस किताब का जो आपने टाइटल रखा, पटना का सुपर हीरो, इसके पीछे क्या सोच थी? हाँ, तो वो क्या था कि एक कहानी लिखी, बहुत टाइम से कहानी मेरे दिमाग में चल रही थी। 2022 में मैंने एक कहानी लिखी जिसका नाम, जो मैं नाटक के लिए लिखा, और वो फिर पहले मैंने कहानी लिखी, उसका नाम कुछ और था, उसका नाम था पिंटू भैया का प्रेम और ऐसा करके कुछ था। उसमें कैरेक्टर है एक पिंटू भैया ऐसा करके। तो फिर हम उस नाटक का रिहर्सल करने लगे,
और वो 2022 के अगस्त में पृथ्वी थिएटर पर उसको हमने ओपन किया। तो मैंने उसको लिखा था, मैं उसको डायरेक्ट कर रहा था। लेकिन जब पोस्टर उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने की बात आई तो सबने बोला कि नाम जो तुमने रखा है नाटक का उतना मज़ेदार नहीं है। तो मैंने बोला कि कुछ नाम खोजते हैं। तो फिर जो हम लोग टीम थी, जो एक्टर थे घनश्याम लाल साहब, उन्होंने बोला कि उस कहानी में एक जगह आता है और फिर उसके बाद से हो गया, उस दिन के बाद से पटना का सुपर हीरो पिंटू भैया ही थे। बोला दादा ये नाम अच्छा लग रहा है, इसको आप रख सकते हैं इस नाटक का नाम। तो मैंने भी पहले बोला कि क्या नाम है, फिर रखा उस नाम को। फिर बोला कि सही है यार, ये नाटक के साथ जा रहा है। फिर उस नाम से वो नाटक हुआ। फिर आई कि अब 2 साल बीत गए, फिर किताब, पहले कहानी संग्रह लाने की बात आई तो हिंदी से आ रही थी, तो मैंने उसमें 6 कहानियाँ का 6 कहानियों का वो संग्रह है। पहले उस कहानी संग्रह का जो नाम है अपराध बोध था, क्योंकि उसमें एक कहानी का नाम अपराध बोध था। तो पब्लिशर जो हैं शैलेश भारतवासी, उन्होंने बोला कि निहाल भाई कहानी तो ठीक है, लेकिन नाम आप ना ही लिखें तो ठीक रहेगा, नाम हम लोग को खोजने दीजिए, हम सोचते हैं कि नाम क्या हो गए, किताब का नाम क्या होना चाहिए। तो फिर उसी में आया कि इसमें एक कहानी तो पटना का सुपर हीरो ही है, जो नाटक के फॉर्म में ऑलरेडी चल रहा है, और उसका और तब तक एक मतलब काफ़ी शोज हमने पूरे देश भर में कर लिए थे, तो एक लोग जानते थे कि एक नाटक एग्जिस्ट करता है। तो बोला कि ये नाम भी है तो इसको यूज़ किया जाए। फिर वहाँ से हुआ, और उसमें क्या है कि उस कहानी संग्रह में जो 6 की 6 कहानियाँ हैं वो सभी पटना की कहानियाँ हैं और एक समय की कहानी है, जो अर्ली 2000 में जो मेरा बचपन था और मेरा जो टीनेज जब आया था, तो मैं जो चीज़ें आसपास देख रहा था उसको मैंने उसमें वो किया है। तो वो कहानी संग्रह में सभी पटना की कहानियाँ हैं, इसलिए उसका नाम पटना का सुपर हीरो। एक कहानी का नाम पटना का सुपर हीरो, बाकी भी और कहानियाँ। बिल्कुल, तो यही है। अच्छा, जैसे कि आप लेखक हैं, स्टोरी टेलर हैं, थिएटर में भी इफ आई मे डैबल करते हैं। हाँ, अब कवि हृदय की बात हो रही थी, कविताएं भी लिखते थे आप, और मेरे ख्याल से अब इधर फिलहाल लिखना बंद कर दिया है। हाँ, बट एक आपकी बड़ी मजेदार कविता थी जुपिटर। मतलब मजेदार तो क्या थी, एक कविता थी तो बस। थोड़ा अगर हमारे दर्शकों के लिए आप उसको जरा एक बार रिसाइट कर सके। हाँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। तो उस कविता, हाँ मतलब काफ़ी समय हो गया ऐसा कि अब कहानियों में ज़्यादा मज़ा आता है, और ऐसा लगता है कि कविता से एक दूरी आ गई है। अब उस तरीके से कविताएं नहीं लिख पाता, और मेरे ख्याल से हर कोई शुरुआत में तो कविताओं से ही शुरू करता है, क्योंकि आपको तुरंत से क्लोजर चाहिए होता है। अभी शुरू किया और अगले 15 मिनट में क्या ऐसा चीज़ हो एज अ राइटर जो अभी शुरू किया और 5 मिनट में खत्म हो जाए। कहानी तो वो नहीं हो सकती, कहानी को तो आपको समय देना पड़ता है। उपन्यास तो बिल्कुल नहीं हो सकता, उपन्यास को तो रोज़ सुबह उठते हो और रोज़ सुबह वहीं से स्टार्ट करते हो जहाँ से छोड़ा है। कविता इकलौता फॉर्मेट है जो आपको लगता है कि आपने जो है अभी कर दिया, लेकिन वो मेरे ख्याल से हर कोई करता है। तो लेकिन मैं कवि नहीं हूँ, और ये बिल्कुल कॉलेज की लिखी हुई कविता है, तो वो मैं आपके लिए ज़रूर रिसाइट कर देता हूँ। और एक नाटक किया करते थे हम और हमारे बहुत प्रिय मित्र नितिन सुखीजा साहब, कई 100 साल पहले एनिमल सॉन्ग नाम का नाटक था। उसमें एक जगह पे ये कविता भी आती है। और अब जब सब कुछ ही वीराना सा है, वीरानी गलियां, वीरान से रस्ते, घर वीरान, मन वीरान, तब सिर्फ जाना बाकी है जुपिटर पर। वहां जहां मैं रहता हूं, रहता था और रहना है। बदमिजाज धरती नहीं समेट सकती मेरी भावनाओं के समंदर को, बोल देती है पागल जब भी बोलता हूं, कोई इंतजार में है जुपिटर पर। जब कोई नहीं समझता बातों को, तब तुमसे कहता हूं साथ चलते हैं ना जुपिटर। तुम भी मुस्कुराते हुए इस सफर को टाल देती हो। वहां बैठा साबू इंतजार कर रहा होगा, इंतजार में होंगे और भी दोस्त जिनसे मिलवाना है तुम्हें। एक दिन जब अकेला चला जाऊंगा जुपिटर, तब तुम खोजोगे मुझे, जानता हूं। दुनिया का क्या है, वो तो कह देगी कल रात मर गया कोई। दुनिया का क्या है, वो तो कह देगी कल रात मर गया कोई। मत मानना इस झूठ को, मैं दोस्तों के साथ जुपिटर पर इंतजार करूंगा तुम्हारा, आ जाना जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। निहाल भाई, आप तो डायमंड कॉमिक्स के दौर पे वापस ले गए, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, हाँ। साबू ये भी बड़ा मज़ेदार है। तो अभी मैं सेरेंडिपिटी फेस्टिवल होता है गोवा में, तो वहाँ पे मैं गया था 8 दिन कविताएं सुनाने के लिए। वहाँ भी ऐसा हुआ कि क्या कर सकते हैं। एक आर्ट क्यूरेटर थे, उन्होंने कुछ ऐसा किया, तो मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में वहाँ पे कविताएं सुना रहा था। शटल में सुना रहा था, रोज़ 2 घंटे में कविताएं सुनाता था, इधर से उधर जो अलग अलग दुनिया से लोग आए उनको मैं कहता था। उसमें तो ये कविता भी मैं सुनाता था, जुपिटर भी। मैंने एक
पिछले 10 साल में, क्योंकि इसको लिखे हुए 12-13 साल हो गए, एक बदलाव जो देखा है वो ये है कि पहले जब मैं इस कविता को सुनाता था और साबू का जिक्र जैसे ही आता था तो सभी लोग अचानक से बोलते थे। अब कोई बोलता नहीं है। तो अब जो अचानक से ना मैंने इस दुनिया को बदलते हुए अपने सामने 10 साल में 12 साल में ऐसे देखा है कि अब जो लोग हैं उनको साबू या तो याद नहीं है या फिर उनका कोई राब्ता रहा नहीं साबू से। तो अब एक दौर के ही लोग हैं जो जानते हैं कि साबू कौन था। सही हर कोई नहीं जानता। वो सब तो ठीक है। निहाल भाई ये बताओ मुंबई आना कैसे हुआ? भाई मतलब वैसा ही है, दिल्ली में कॉलेज, मुंबई आने का सफ़र ऐसा है कि थिएटर करता था दिल्ली में, दोस्तों के साथ करता था, बहुत कुछ करता था, लेकिन नौकरी करते करते बड़ा कंफर्टेबल हो गया नौकरी में। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में, मेरी लास्ट अंतिम नौकरी जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया की थी। मैं जर्नलिज्म किया करता था, पत्रकार था। एक खराब बॉस आपके साथ जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। तो वो सिंपल सी बात है कि एक बॉस थी मेरी जो बहुत अच्छी थी, जिनके कारण मेरी नौकरी बहुत लंबी चल गई और मेरा जो बम्बई आने का जो प्लान था वो सब चौपट होते रहा, क्योंकि मैं इतना कंफर्टेबल हो चुका था। उसने नौकरी छोड़ी, दूसरे बॉस आए, उनके साथ वैसा मौका नहीं मिला। फिर मैं रीथिंक करने लगा कि मुझे जीवन में करना क्या है। तो वहाँ से हुआ कि एक ख़राब दिन था ऑफिस में और मुझे समझ में नहीं आया कि अब इसका क्या है, मतलब ये मैं इसको कैसे डील करूँ, क्या करूँ। और यू हैव दैट वन ऑफ दोज डेज इन ऑफिस जो होता ही है हर किसी के साथ, मेरे ख्याल से हर घर नहीं भी होता, किसी किसी के साथ तो होता ही है। जाकिर जो हमारे दोस्त हैं, जिनके साथ दिल्ली में एक बड़ा प्यारा राब्ता था हमारा, तो उनको मैंने सुबह सुबह मैसेज किया कि भाई आप जब भी उठो तो बता देना, कुछ सलाह लेनी है। तो उसका तुरंत से आया फ़ोन कि हाँ भाई बताइए क्या बात है। तो मैंने बोला कि भाई आपको क्या लगता है यार, ये ऑफिस में ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, ये वो पता नहीं यार, बम्बई भी नहीं आया, आना था ऐसा, और वो शिफ्ट हो चुका था यहाँ पे। 2016 की बात है, 10 साल पीछे। तो मैंने बोला आपको क्या लगता है यार, मतलब टैलेंट है मेरे अंदर, मैं आ सकता हूँ क्या बॉम्बे? तो क्यों, डर भी था ना, मतलब कॉलेज से निकले हुए 6-7 साल हो गए, वो जो एक बड़ा स्टेप लेना था दिमाग में कि वो लेना है, कॉलेज से निकलते ही चला जाऊँगा, उसको किए हुए भी 6 साल, मतलब 5-6 साल हो गए और वो ले नहीं पाए वो बड़ा स्टेप, क्योंकि कंफर्टेबल हो गए चीज़ों में ऐसा। तो जाकिर ने बहुत एक अच्छे दोस्त की जो सलाह होती है, उसने वैसा बोला कि निहाल भाई एक एक्टर के लिए तो बम्बई मौत की तरह है, एक दिन तो आना ही है, तो कितना लेट करोगे, आ जाओ और देख लेंगे साथ में चीज़ें। तो और मैं बहुत वल्नरेबल पोजीशन पे था, तो मुझे लगा कि उसी दिन, उसके बाद मुझे लगता है कि विद इन फ्यू आवर्स मैंने रेजिग्नेशन दिया था। फिर अगले 2-3 महीने में जो भी दिल्ली का जीवन था उसको समेटा और फिर बम्बई आ गया। तो बम्बई इस तरीके से आया। अब हो जाएंगे 9 साल हो गए, 9 साढ़े 9 साल हो जाएंगे। तो बिहार में आपकी पैदाइश हुई जी भाई। दिल्ली में पढ़े, थिएटर भी दिल्ली में किया, फिर नौकरी मुंबई भी की, पहली नौकरी दिल्ली में की, अब मुंबई आ गए। क्या फ़र्क लगता है तीनों जगहों में? फ़र्क तो बहुत है, लेकिन अब क्योंकि बम्बई में भी रहते रहते काफ़ी समय हो गया है, तो एक तरह का जीवन यहाँ भी देख लिया है, समझा है, और ये भी समझ में आया है कि जो बम्बई को लेके जो बात है कि बहुत भीड़ है, बहुत तेज़ है, मतलब सब कुछ फास्ट है, रिश्ते बहुत ट्रांजैक्शनल है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं या तो लकी हूँ या बहुत खुशकिस्मत हूँ इस मामले में कि मेरे आसपास बहुत खूबसूरत दोस्त हैं, जिनके साथ अभी भी, मतलब हम जैसे अभी आपसे बात करने के बाद मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। अच्छा। जहाँ पे कुछ 22 लड़के आएंगे जो अलग अलग एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हाईएस्ट बीइंग शायद कोई 50 साल का भी होगा वहाँ पे, और कोई यंग लड़का होगा जो 21 साल का, 19 साल का भी होगा, और वो लोग आएंगे साथ में क्रिकेट खेलने के लिए। और वो शायद हम सभी का एक बड़ा कंफर्ट जोन है, मतलब वहाँ पे मिलते हैं लोग, ऐसा करते हैं, और अलग अलग तबके से। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं इकलौता इंसान हूँ जिसका एक क्रिकेट ग्रुप है जहाँ पे उसका एक तरह के दोस्त हैं। मैंने जो समझा है यहाँ पे हर किसी का इस तरह का ना मतलब बन जाता है। जैसे कि मैं अभी एक वेब सीरीज़ लिख रहा था, उसमें रिसर्च करने के लिए मैं मुंबई पुलिस के किसी कांस्टेबल साहब से बात कर रहा था, तो अचानक से वो हमारी बातचीत, मीटिंग हो रही है, हम लोग कहीं पे कर रहे हैं, बोलता है मुझे जाना है, जल्दी जाना है। बोलते कहाँ जाना है? अरे यार वो क्रिकेट के लिए जाना है। बोलता आप कहाँ क्रिकेट ऐसा? बोलते वो हमारा है ना, हमारे मेरी बेटी का स्कूल है, तो हम लोग का क्रिकेट टीम है फादर्स का, तो हम लोग उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं, अभी हमारा टूर्नामेंट शुरू होने वाला है तो उसके लिए जाना है। तो मुझे समझ में आया कि ना यहाँ पे, और वो बताया कि उनका सबसे क्लोज फ्रेंड सर्किल जो है वो बना है। तो इस तरह के ना, मतलब यहाँ पे सब कुछ है, मतलब भीड़ है, बहुत लोग जल्दबाजी में हैं, ट्रांजैक्शनल है, बट यू हैव टू फाइंड योर ट्राइब, एंड आई थिंक आई फाउंड माई ट्राइब, आई फाउंड माई फ्रेंड्स, आई फाउंड माई ट्राइब, और बहुत सुकून की ज़िंदगी है यहाँ पे।
अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जी भाई। निहाल, लेफ्ट राइट लेफ्ट आपका जो उपन्यास है, ये अभी मैं फ़िलहाल उसके बारे में जब पढ़ रहा था तो जी भाई। उसमें एक चीज़ मैंने जो रियलाइज़ की कि जब आप किसी लेखक को पढ़ते हैं हाँ हाँ हाँ। तो लेखक की जो मेहनत है, जो उसने मेहनत की है उसके जी भाई। कहानी को गढ़ने में, वो पता चलती है। कहाँ पे वो स्ट्रगल किया वो भी पता चलता है। जब एक किताब से दूसरी किताब में आप जाते हैं तो पता चलता है कैसे एक ऑथर इवॉल्व हुआ है। हम्म। तो वो एवोल्यूशन आपकी 2 किताबों के दौर में दिखता है, जो आपकी पटना के सुपर हीरो कहें और फिर लेफ्ट राइट लेफ्ट कहें। दिखता है कि ये ऑथर ने अपना प्लेइंग लेवल, अपना गेम यहाँ से उठा के बेहतर किया है। हम्म। तो उसके बारे में बताइए, इस जर्नी के बारे में बताइए। जब एक किताब से दूसरी किताब जब लिखी तो क्या सहजता महसूस हुई थोड़ी मेरे लिए कि एक्चुअली हाँ वैसा है कि जो पहली किताब तो किताब की तरह नहीं लिखी थी, वो तो कहानियाँ थी अलग अलग। हुँ, तो मुझे ये समझ में ज़रूर आया कि लेफ़्ट राइट लेफ़्ट जब उठा लिया उसको, जब वो सोचा, वो जब कहानी दिमाग में आई, जहन में आई, तो वो एक लंबी कहानी के तौर पे ही आई। और उसका पहला ड्राफ्ट एक लंबी कहानी का था। तो मैं उपन्यास तो पहली थी वो, लेकिन कहानियाँ मुझे लिखने का एक 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 कमांड आ गया था कि मैं कहानी लिख सकता हूँ, क्योंकि 7 8 10 कहानियाँ लिख ली थी, तो मुझे पता था कि कहानी का क्राफ्ट कैसा होगा। उपन्यास बहुत चैलेंजिंग है, ये मुझे समझ में आया जब मैंने एक लंबी कहानी लिखी, और जब वो लिखी और फिर उसका पहला ड्राफ्ट लिखा, एक दोस्त को पढ़ाया जो एक राइटर हैं, उनके साथ मैं ज़्यादातर जो भी कहानियाँ लिखता हूँ, एक छोटा सा एक फीडबैक लूप है 4 5 दोस्तों का जिन पे मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है, और जिनको मैं कहानियाँ भेजता हूँ इस उम्मीद के साथ नहीं कि वो मेरी तारीफ़ करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि वो मेरी मदद करेंगे कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, और बिल्कुल जो पहला रिएक्शन उनका मिलना चाहिए। तो उनका था कि वो लंबी कहानी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन कहना था कि इसमें ना अभी भी बहुत कुछ बाकी है, बहुत सारी चीज़ें ना आपको लगता है कि आपने एक बहुत बहुत जो औपन्यासिक इसका इसका जो स्ट्रक्चर है उसको कहानी की तरह कहने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके सेकंड ड्राफ्ट पे काम किया। फिर जब सेकंड ड्राफ्ट पे काम करना शुरू किया उस कहानी के, तो वो खुलना शुरू हुआ। फिर उसमें कैरेक्टर्स और ज़्यादा इवॉल्व हुए, मतलब वो हुआ। तो वो मैं असल में उस कहानी के साथ बहुत लंबा रहा हूँ, मतलब उसको लिखने में लगे मुझे साल 1.5 साल ऐसा लगा। और ऐसा नहीं कि बहुत बहुत मोटा उपन्यास है, बहुत पतला ही है, मतलब 200 पन्ने का होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी उसके साथ मुझे बहुत समय लगा। और वो इसलिए भी बड़ा खास था कि वो मेरे कॉलेज के समय का दिल्ली यूनिवर्सिटी है, कि वहाँ की जो पॉलिटिक्स है और वहाँ पे जो बहुत सारी चीज़ें घटती हैं, वो सभी चीज़ों को वहाँ पे लाने की कोशिश थी। बाकी सफ़र में ही हूँ, मतलब मुझे भी मतलब बहुत जल्दी है ना, मतलब कि अभी बस 2 किताब आई है, बहुत मतलब एक राइटर के लिए असल में ये बहुत ज़्यादा होता नहीं है। ये मुझे समझ में आया है कि जो नॉवेलिस्ट हैं वो कितने ज़्यादा, मतलब वो लगातार लिखते हैं। मतलब प्रॉब्ली दिस इज़ वन ऑफ दोज आर्ट फॉर्म जो आप जितना ज़्यादा करते हैं उतने बेटर होते जाते हैं। तो अभी कर ही रहा हूँ, अभी भी मैं सफर आगे में ही कुछ हूँ। लिख रहे हैं? अभी एक उपन्यास ही लिख रहा हूँ। वो भी ऐसा लिखा कि एक नाटक लिखा जो अभी पिछले साल ही 2025 में ओपन हुआ, उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ जोक। तो वो नाटक लिखा मैंने, लेकिन वो लिखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसमें ना अभी बहुत कुछ है जो मैं नाटक के तौर पे कह नहीं पा रहा हूँ। मतलब अभी बहुत संकुचित है, मतलब जहाँ से वो नाटक शुरू हो रहा है, उस शुरू होने के पहले की भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो अभी उसमें कहनी है, वो नाटक में नहीं हो सकता। तो फॉर्मेट का ही अपना एक लिमिटेशन है। तो मुझे समझ में आया कि शायद वो सिर्फ एक नॉवेल के तौर पे ही कहा जा सकता है। तो फिलहाल वो लिख रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ जोक जो नाटक था उसी को एक नॉवेल की तरह लिख रहा हूँ। इस साल के अंत तक शायद उसको ख़त्म कर दूंगा। और एक चीज़ है जो मतलब मैंने लिखी हुई है, वो मेरी असल में सबसे पहली किताब होनी थी, लेकिन वो हुई नहीं और वो रखा हुआ है। तो अब शायद इस साल वो पब्लिश हो जाएगी। उसका नाम, वो एक जासूसी उपन्यास है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे अंदर है एक कर्नल रंजीत। कर्नल रंजीत मेरे अंदर भी है। तो मेरे जासूस का नाम है साजन यादव। अच्छा। तो मेरी किताब है साजन यादव की जासूसी दुनिया, जो कि बस उसमें कुछ फाइन ट्यून करना है, तो फिर वो मैं फिर पब्लिशर को भेज दूंगा। तो वो शायद जितनी जल्दी आ सके। नहीं, बिल्कुल आशा करेंगे जल्द से जल्द आए। और इंटरव्यू समाप्त करने का समय हो रहा है निहाल, पर उससे पहले थोड़ा मेरे अंदर का जो श्रोता है जो आपके किस्सों का इस समय लुत्फ उठा रहा था, जी भाई। वो थोड़ा उस चीज़ को थोड़ा और मिल्क करने की कोशिश करूंगा। एक किस्सा आपका मैंने सुना था उस्ताद आमिर खान साहब का। वो किस्सा
क्योंकि वो इंदौर से थे उस्ताद आमिर खान साहब, वो मेरे इंदौर के एक दोस्त हैं जाकिर खान साहब, तो उन्होंने मुझे, हम असल में एक थिएटर का वर्कशॉप कर रहे थे और वहाँ पे करते करते कुछ बात हुई, ऐसा हुआ और उन्होंने ये किस्सा सुनाया था। तो मुझे सुना कि अरे, फिर मैंने उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा पता किया और समझ में आया कि अरे वो एक स्वर उन्होंने लगाया था। मतलब उस्ताद आमिर खान साहब तो मतलब सब मॉडर्न समय के सबसे बड़े संगीतकार हमारे देश के। तो हाँ, वो किस्सा है, मतलब मुझे लगता है कि वो इतना इतने अद्भुत लोग हुए हैं ना हमारे यहाँ पे। तो और क्या होता है, बड़े लोगों के आसपास बड़ी कहानियाँ ही होती हैं। तो उनकी वही कहानी है कि उन्होंने एक महफिल में वो एक स्वर लगाया था और उसके बाद उन्होंने बोला था कि इस स्वर को लगाने के बाद कोई बहुत दिन तक रहता नहीं, क्योंकि वो आप गंधर्वों से जुड़ जाते हैं, फिर वो आपको बुला लेते हैं। वो इतने प्योर मोमेंट का उनका था। आई नहीं रियलाइज दैट कि वो इतना सुंदर सा एक बहुत प्योर स्वर लग चुका है। और उसके बस कुछ दिनों बाद उनका देहांत हो गया, वो भी रोड एक्सीडेंट में। तो ये उनका था। तो बड़े लोगों की बड़ी कहानियाँ ही हैं और ऑफ कोर्स रोमांटिसिज्म है उसके आसपास, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब है बिल्कुल बिल्कुल बड़े लोगों की बड़ी नहीं, कहानियाँ, बड़े लोगों की बड़ी कहानियाँ। उम्मीद है कि आप भी और ऐसी बड़ी बड़ी कहानियाँ आगे लिखते रहेंगे, सुनाते निहाल। रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया अपना। इंटरव्यू समाप्त करूं उससे पहले ये हमारे स्पॉन्सर प्रोडिजी प्रो की तरफ से एक छोटी सी भेंट है। अरे वाह, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर।